जो संसाधनों से वंचित रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने की ये कोशिश है। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कौन आज जो टॉप 7-8 IIM का ये डेटा आया है जिसमें 7 भी SC ST का पोस्ट नहीं भरा गया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा SC ST के कैटेगरी के लोग उसको आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो कोई और सारा कैटेगरी के सीटों को खा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण सिर्फ आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से नहीं किसी जाति के साथ भेदभाव होता है। उनके सामाजिक रूप से उनके साथ छुआछूत के भेदभाव की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ है, और इसीलिए उनको उनका आर्थिक अपलिफ्टमेंट हो जाने के बाद भी, या वो एक बार आरक्षण पा जाने के बाद कैंपस में आ जाने के बाद भी उनके साथ भेदभाव होते हैं। तो जातिगत भेदभाव का कहीं से भी आर्थिक पक्ष ढूंढ करके उनको क्रीमी लेयर के बाहर कर देना, ये मुझे लगता है अन्याय है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, SC और ST को जिस तरह से कोटे में कोटे का प्रावधान किया है, उसको लेकर सर से मैं सवाल करूंगा। जिस तरह से क्या लग रहा है सर, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 7 जजों के पीठ ने जिस तरह से 6 और 1 से फैसला दिया है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, फैसला कहीं ना कहीं संविधान के मूल भावना के विपरीत है, और ख़ास करके जो SC ST को आरक्षण मिला, वो जो भावना, जो डिस्कशन संविधान सभा के अंदर भी हुआ, जो बाबा साहब ने भी कहा, लीगल सेफगार्ड, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए जो SC ST के लिए आरक्षण दिया, उस पूरी भावना के विपरीत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके खिलाफ एक व्यापक समुदाय में, व्यापक लोगों में आक्रोश भी है कि इस तरह का डायरेक्शन कहीं ना कहीं SC ST को डिवीज़न करेगा उसके अंदर, और जो कि उसके वो ऐसा है भी नहीं। हम तो सबसे पहले ये मांग करते हैं कि सरकार को जाति जनगणना करवाना चाहिए, और जाति जनगणना के आधार पे ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके लिए बाधक है। ये जो पिछड़े समुदाय में, दलितों में डिवीज़न करने की जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन सर, आप डिवीज़न की जो बात कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, ट्विटर पर देखा, तो लोग कह रहे हैं कि जो अभी भी जो SC और ST समाज में जो संसाधनों से वंचित रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने की ये कोशिश है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटे का प्रावधान कर रहा है। नहीं, उसको लाने में कहीं से भी SC ST के कोई दूसरे हिस्से के लोग बाधित नहीं है, यही बात समझना है। ये अगर ये हम देख रहे हैं कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कौन आज जो टॉप 7-8 IIM का ये डेटा आया है जिसमें 7 भी SC ST का पोस्ट नहीं भरा गया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा SC ST के कैटेगरी के लोग उसको आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो कोई और सारा कैटेगरी के सीटों को खा रहा है। ये समझना होगा। एक तरफ 100-100, 150-150 दूसरे कम्युनिटी से, जनरल आप NFS की बात कर रहे हैं। हाँ। कि जो नॉट सुटेबल की जो बात करता है NFS, आप उस पर लेकर जा रहे हैं कि जिस तरह से जो SC ST का जो कोटा है उसमें भी कम करके और अगड़ी जातियाँ खाएंगी। बिल्कुल, ये कोई और खा रहा है, लेकिन उसमें उसको डिवीज़न करके, SC ST में डिवीज़न करके ये कोशिश दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो SC ST के अंदर जो कुछ कम्युनिटी हैं, कुछ समुदाय हैं, वो शायद दूसरे समुदाय का सीट खा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर होता तो इसी देश के अंदर जो कल 6-7 IIM का ये डेटा आया है जिसमें प्रोफेसर में 7 यूनिवर्सिटी में 7 भी प्रोफेसर नहीं है SC ST कम्युनिटी से, और एक तरफ जनरल कैटेगरी से 100 प्रोफेसर हैं, तो ये क्या दिखा रहा है? हम देख रहे हैं कि इसी देश के अंदर NFS लगा दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप सूटेबल नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि इसी देश के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस तरह से पढ़े लिखे जो शायद आरक्षण ले करके एडमिशन लिए हैं, लेकिन उनके साथ जातिगत कैसे भेदभाव होता है। तो SC ST कैटेगरी को जो आरक्षण मिला है वो सिर्फ सामाजिक रूप से पिछड़े होने की वजह से नहीं मिला है। उनको सामाजिक रूप से पिछड़ापन तो एक कारण है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण
उससे बड़ा बात है कि उनके साथ ऐतिहासिक रूप से छुआछूत का भेदभाव हुआ है। ये सबसे मेजर पॉइंट है जहाँ से SC/ST कैटेगरी को स्पेशल आरक्षण देने की प्रावधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी संविधान सभा से ये चीज़ को दिया गया था, और इसीलिए उसके भीतर किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन कि उनका आर्थिक अपलिफ्टमेंट हो चुका है, ऐसा करना बिल्कुल ही उस पूरे समुदाय के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से नहीं किसी जाति के साथ भेदभाव होता है, उनके सामाजिक रूप से उनके साथ छुआछूत के भेदभाव की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ है। और इसीलिए उनका आर्थिक अपलिफ्टमेंट हो जाने के बाद भी, या वो एक बार आरक्षण पा जाने के बाद, कैंपस में आ जाने के बाद भी उनके साथ भेदभाव होते हैं। उनका रूप शायद थोड़ा बदल जाता है, उनके नंबर काट लिए जाते हैं, उनके साथ इंटरव्यू में मार्क्स को कम किया जाता है। तो ये एक शहर के भीतर भी, यूनिवर्सिटी के भीतर भी जो शायद आरक्षण लेकर के पढ़ाई करने आ गए हैं उनके साथ भी होता है। तो जातिगत भेदभाव का कहीं से भी आर्थिक पक्ष ढूंढ करके उनको क्रीमी लेयर के बाहर कर देना, ये मुझे लगता है अन्याय है। और इसीलिए हम लोग बतौर आइसा भी इस बात को कह रहे हैं कि ये जजमेंट ठीक नहीं है, ये सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा, और इस पे कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर होना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। जिस तरह से क्रीमी लेयर की बात हो रही है इस देश में, आप भी सुने होंगे कि जो इस देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी थे, उपराष्ट्रपति रहे हैं, इसमें द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जिस तरह से सामाजिक भेदभाव होता है, क्या क्रीमी लेयर लाना सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। यही बात हम लोग कह रहे हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन उनके साथ जातिगत जो भेदभाव है वो उनके साथ चलता है। और यही बात को समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इस तरह की लॉजिक, इस तरह की बात नहीं कर सकते। कोई क्रीमी लेयर में आप आर्थिक रूप से उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है, वो आगे बढ़ गए हैं, किसी बड़े पोस्ट पे, ओहदे पे चले गए हैं, और इस आधार पे उनको अगर बाहर करेंगे तो क्यों हुआ राष्ट्रपति के साथ भेदभाव? क्यों रोहित वेमुला के साथ भेदभाव हुआ? शायद वो आरक्षण लेकर के वो HCU में एडमिशन ले लिए, लेकिन उनकी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके साथ भेदभाव हुआ। पायल तरबी से लेकर के रोहित सोलंकी तक के साथ क्यों उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ? क्यों इसी देश के इंस्टीट्यूशन पिछड़ी जाति, दलितों, आदिवासियों के लिए कब्रगाह साबित हो रहे हैं? हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो शायद आरक्षण के साथ वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ रैगिंग होता है, उनके साथ इस तरह की प्रताड़ना होती है कि वो आत्महत्या पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब हमारे देश की हकीकत है, और इससे अगर नज़रअंदाज आप करेंगे, चाहे वो कोर्ट हो या सरकार हो, ये नहीं होने दिया जाएगा। और ये बात साफ साफ कहा जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में चीज़ों को नहीं ले जा रहे हैं। इसको राजनीतिक पार्टियां कैसे देख रही हैं सर? जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे अन्य जो घटक दल हैं, जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और वो किस तरह से देख रही हैं? जहाँ तक लोकसभा का जो चुनाव देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट के वही DY चंद्रचूड़ साहब ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला दिया था, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगवान मानने लगे थे। लेकिन इस फैसले से लोग चीफ जस्टिस को कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से आप जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होकर आप लोग चीफ जस्टिस बन रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात है कोर्ट के अंदर, इस बात को साफ साफ हम लोगों ने देखा है। इसको कोई नकार नहीं सकता कि किस तरह से उसमें एक ख़ास तरह के लोग पूरे जड़ जमाए हुए हैं। उसके तमाम तरह के हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, और वो दिखता भी है जजमेंट में। हम इसी जुडिशियरी के भीतर हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह का सामाजिक न्याय हम नहीं देखने को मिलता है। तो ये बात साफ साफ दिख रहा है, और ये जजमेंट में भी दिखता है। तो इसीलिए हम लोग ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि हम जुडिशियरी के भीतर भी सामाजिक न्याय कैसे लागू हो, उसके अंदर भी आरक्षण कैसे लागू हो, ये मांग हम लोग करते रहे हैं। और तभी जाकर के ऑप्रेस्ड सेक्शन से लोग अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तब एक उसका डेमोक्रेटाइजेशन भी होगा, उसका जो सामाजिक न्याय भी होगा। तो ये बात सही है, और बाकी कई निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के।
लेकिन जहाँ पे अगर लगेगा कि ये स्वागत नहीं हो सकता, ये गलत डायरेक्शन है, तो वहाँ पे सारी पार्टियों को भी, छात्र नौजवानों के तरफ से भी, सारी पार्टियों की तरफ से भी जाना चाहिए कि आप इस डायरेक्शन को बदलिए, रिव्यू करिए, और जो भी पार्टी इसमें ढुलबुल नीति अपनाएगी, जिनको भी जो भी अगर क्लियर स्टैंड नहीं लेगी, तो सामाजिक रूप से दबे कुचले समाज के लोग इस बात को देख रहे हैं, उनके साथ उनको सही जगह दिखाने का काम किया जाएगा। जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी रही, उसके इस समय जो अगुआ हैं चिराग पासवान जी, जो एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा हैं, वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी सरकार है, आप इस पे लीगल एक्शन में जाइए, आप इस पे सरकारी एक्शन में जाइए, आपके पास पूरा तंत्र है, मेजोरिटी से आप सरकार चला रहे हैं, आप जिस गठबंधन के हिस्सा हैं, आप इस पे कानून लाइए, आप इस पे अध्यादेश लाइए, आप ये बात एक्शन लीजिए ना। आप सिर्फ विरोध करने से तो होगा नहीं, आप सत्ता सरकार में हैं, विपक्ष के लोग, हम सब लोग जो जनता सड़क पे लड़ रहे हैं वो हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपके पास तो सत्ता सरकार है, आप उसका इस्तेमाल करिए, आप जनता के लिए सही कानून लाइए। चलिए, शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो ये प्रसन्नजीत जी थे, जो आइसा के महासचिव थे। तो इस तरह से तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बातचीत की और राय भी बताया कि इस तरह से जो SC/ST कानून आ रहा है कोटे में कोटे का, वो SC/ST के लिए सही नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।